एक ग्रुप से एसोसिएशन रहा YWCA से, और वहां मैंने देखा कि उन लोगों ने काफी पहले ही ये इंटरजेनरेशनल वर्किंग रिलेशनशिप मीन्स हम लोग कैसे एक साथ काम कर सकते हैं, अलग अलग जनरेशन के लोग, और इसको अमल करने के लिए उन्होंने इसकी एक अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक नीति लेके आए। और वो नीति में ये था कि कम से कम 30% जो बोर्ड के लोग होंगे उसमें 30% लोग यंग वुमेन होंगे, और जो बाकी है वो दूसरे जनरेशन। तो मकसद ये था कि जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो अपनी जो अनुभव है उसके साथ वो जो यंगर जनरेशन, जो यंगर वुमेन जो आ रहे हैं उनके साथ वो आदान प्रदान करें, और साथ में जो यंग वुमेन की जो मुद्दे हैं उसको वो लेके आए बोर्ड पे, और इसके साथ डिस्कस करके वो ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जिसमें वो इंटर जेनरेशनल तरीके से उस प्रोग्राम को आगे चलाएंगे। अब कहने के लिए तो ये बहुत ही अच्छी सोच थी, पर इसको एक्चुअली प्रैक्टिकल यानी कि लागू करने में इतनी आसानी नहीं हुई, क्योंकि वहां भी जैसे हम जानते हैं कि जो सीनियर थे, बहुत एक्सपीरियंस थे, उनको लगता था कि ये कल की जो बच्चियां आई हैं ये क्या बोल रही हैं, हमारा तो इतने साल का अनुभव है, हम जानते हैं। और ये जो यंगर वुमेन थे, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशंस वो बिल्कुल ज्यादा क्वालिफाइड थी, जो सीनियर जो थी वो एक्सपीरियंस थी, पर जो यंगर जनरेशन के थे वो एकेडमिकली वो ज्यादा इम्प्रूव्ड थे। तो उनको लगता था कि हमको तो इतना मालूम है, तो कहीं ना कहीं ये गैप हो जाता था और ये आसान नहीं था। अभी इसी से जूझ रहे हैं हम। देखते हैं कि महिला आंदोलन में भी यही एक तरीके से चुनौती हम सबके सामने आई है कि बहुत सारे जो शुरू के जिन्होंने सबसे पहले महिलावादी का जो झंडा फहराया, तो उनको लगता है कि ये जो यंगर जनरेशन है ये नहीं जानते हैं, ये अपने तरीके से करना चाहते हैं। तो ये गैप है। और अब क्या हो गया है, ये आज के जमाने में क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आ गई है, और टेक्नोलॉजी में जो हम जैसे लोग हैं, जैसे जो 70s में, अर्ली 80s में वगैरह महिला आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तब ऐसी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो हम इस टेक्नोलॉजी से इतने फेमिलियर नहीं है। और ये जो सोशल मीडिया है इससे भी इसको हम कैसे अपनाएं, इसको हमें मालूम नहीं पड़ता इतने सही तरीके से। मैं खुद बहुत ही कम, मैं इतनी वेल वर्स नहीं हूँ, जैसे कि ये फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन सब चीजें, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट मीडिया है। और इन सब चीजें हमारे जो यंगर जनरेशन है वो इससे बहुत अच्छे तरीके से इसको अपनाना जानते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो इंटर जनरेशनल कोलैबोरेशन जो कंचन जी ने कहा, ये बहुत जरूरी है। जो हमारा अनुभव रहा है वो हम शेयर करें, पर जो हमारे यंग पीढ़ी के साथ जो वो जिन चीजों को जानती हैं उनको भी हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और उनसे सीखने में हम कोई कम नहीं हो जाएंगे ना।
क्योंकि जो हमने किया है हमारे क्षेत्र में वो कोई हमसे लूट के नहीं आने वाला है, वो तो है, हम जो कर पाए हमने किया है। पर जो आगे की हमारी यंगर पीढ़ी है उनको मुझे लगता है कि हमको सपोर्ट करना चाहिए, जितना हो सके उनको सपोर्ट करना चाहिए। और उनको ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि वो इनसिक्योर है, और ना हमें इनसिक्योर भी फील करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये अंडरस्टैंडिंग नहीं लाएंगे तो हम साथ साथ नहीं चल पाएंगे, और अगर हम साथ नहीं चल पाएंगे तो हम अपने आंदोलन को आगे नहीं लेके जा पाएंगे। और आज के जमाने में ये बहुत ही जरूरी है कि हम लोगों ने जितना करना था हमने कर लिया है और कर रहे हैं जब तक हो सकेगा। और हम चाहते हैं कि एक यंग जेनरेशन मजबूत बने और वो आगे हमारे आंदोलन को लेके जाए। और अगर हम और वो यंगर जनरेशन साथ साथ काम नहीं करेंगे, कोलैबोरेटिव नहीं होंगे, एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, तो फिर ये हमारी आंदोलन की हार हो जाएगी। और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये महसूस हो रहा है क्योंकि ये गैप हमें दिखाई दे रही है। तो जैसे हम कहते हैं ना, जब हम जेंडर की बात कहते हैं तब हम कहते हैं कि जो पुरुषों को प्रिविलेजेस मिले हैं, थोड़ा बहुत पुरुषों को उन प्रिविलेजेस को छोड़ देना चाहिए। और महिलाएं जो शुरू से, जैसे कंचन जी ने बताया कि वो जो सोशलाइजेशन प्रोसेस, जो समाजीकरण जो हो जाता है कि भाई तुम्हें ऐसे ही करना है, ऐसे चलना है, या जोर से नहीं बोलना चाहिए, या जबान नहीं लगानी चाहिए, या कपड़े ऐसे वैसे, तो ये वही सोशल, इन चीजों को क्वेश्चन करने की जरूरत है महिलाओं को। जैसे हम कहते हैं कि कुछ हम लोगों को अनलर्न करना है, जो समाजीकरण हमें घुसा दी है उन चीजों को हमें थोड़ा बाहर निकाल फेंकना है और चैलेंज करना है सोसाइटी के जो हमारे ऊपर जो बाधाएं रखे हैं। और वैसे हम चाहते हैं कि पुरुष भी जो प्रिविलेजेस उनके हैं उनमें सहानुभूति होनी चाहिए और उन प्रिविलेजेस को गिवन करना है। तो सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही हमारा जो इंटरजेनरेशनल गैप है, इसमें भी जो प्रिविलेजेस हम जैसे एक्सपीरियंस वालों को मिले हैं, उन एक्सपीरियंस को थोड़ा सा हमें स्पेस देना है, स्पेस देने की जरूरत है। अगर हमारे साथ कोई यंगर पर्सन है जो अच्छे से बोलती है, उसमें अच्छी वो समझ है, तो उनको मौका देने में हमें झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी भी बात हमको सोचनी चाहिए। और जब हम ऐसे एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे तब हम बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। और वही घर में भी वही बात है, हमें अपने यंगस्टर्स को समझने की जरूरत है। इसके लिए हमें अपने दिमाग से भी जो हमें समझाया गया था उन चीजों को थोड़ा सा बाहर निकाल फेंकना है। अब जैसे मैं एक बहुत ही पर्सनल चीज शेयर करूंगी, ये इंटरजेनरेशनल वाली बात। अब जिस जनरेशन से मैं आई हूँ वो ये था कि खैर कंचन जी तो और भी रेवोल्यूशनरी रही है, मैं शायद इतनी रेवोल्यूशनरी नहीं हूँ। तो उस टाइम में ये होता था कि भाई शादी कर लेना है। हाँ, 24 साल में अगर शादी हो भी गई, वो भी ऐसा लगता कि भाई बहुत देरी हो गई है, शेल्फ पे पहुंच गए, अब 24 साल हो गई, अब शादी नहीं करोगी तो फिर आगे क्या होएगा, है ना। तो ये कभी कभी अल्टीमेटम्स भी मिल जाते हैं घर में पेरेंट्स से, तो ये भी
चूंझने की बात है। वो तो बात छोड़िए, अब मैं अपने अपने ही खुद के फैमिली की बात करती हूँ। शादी की बात जब होती है तो एक दिन मेरा बेटा आया और उसने मुझसे कहा कि माँ, मैं एक लड़की के साथ रहने वाला हूं। अब मैं तो एकदम सच बताती हूँ, मेरे को तो अंदर धक लगा। अब मैं इसका जवाब भी क्या दूं, है ना। एक तरीके, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हक है, सब चीज है, हर किसी का इंडिविजुअल राइट है, हम बहुत प्रोग्रेसिव बातें करते हैं, तो हमारे सामने भी ये चुनौती आ जाती है। तो मैं तुरंत तो जवाब नहीं दे पाई, एकदम हक्की बक्की रह गई। फिर थोड़ा अपना होश को संभालते हुए मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा ठीक है, मैं अगर किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, रह लो। और सिर्फ ये है कि थोड़ा ये सोच लो कि उस लड़की को तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समाज भी तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगी। पर हो सकता है अगर उसको कल उसमें अगर वो धीरज नहीं है उस स्टैंड लेने के लिए, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू बी सेंसिटिव एंड अंडरस्टैंड। बस मैं सिर्फ इतना ही कह पाई, इससे आगे नहीं कर पाई, क्योंकि क्योंकि मैं तो ना भी नहीं बोल सकती हूँ, एंड जब हाँ बोलूंगी तो मुझे उस लड़की की तरफ से भी थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारी हमारी समाज जो है अब तक वहां तक पहुंची नहीं है। ठीक है, दोनों अडल्ट हैं, दोनों अगर तय कर लेते हैं और आगे की जिंदगी को वो एक चुनौती करके आगे जाते हैं, तो हम सिर्फ उनको सपोर्ट कर सकते हैं, बस वही कर सकते हैं। तो दीज आर द काइंड ऑफ चैलेंजेस परिवार के अंदर भी हम फेस कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आंदोलन में एक अलग किस्म के चैलेंज होते हैं, परिवार में एक और किस्म का चैलेंज होता है। एट द सेम टाइम जब मैं मेरी छोटी उम्र थी तब मेरी सास बहुत ही कंजर्वेटिव थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो इतनी सपोर्टिव थी कि मैं आंदोलन में जा रही हूँ, पूरा रोड पदयात्रा कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, पुलिस हमें अरेस्ट कर रही है, लाठीचार्ज फेस कर रहे हैं, तो इन सब चीजों से कभी उन्होंने मना नहीं किया, क्योंकि वो समझ गई कि ये जो भी कर रहे हैं, कर रही है, ये महिला हकों के लिए कर रही है। तो ये हम दोनों के बीच ये एक इंटर जेनरेशनल अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन, और वो एक मेरी सहेली की तरह थी, वो मेरे सास की तरह नहीं थी। और उन दिनों जब 80s वगैरह में तो बहुत सारे दहेज वहेज करके बहुत सारे केसेस हो रहे थे, तो बहुत दफा लोग पूछते थे कि कैसे हो रहा है तुम लोग का रिलेशनशिप। आई थिंक दोनों तरफ से होता है, उनको भी समझने की बात होती है कि भाई इसकी क्या इच्छाएं हैं, और मुझे भी, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, जितना हमें उनको इज्जत देना है या जो भी करना है वो भी हमें थोड़ा संभाल के चलना है। एट द सेम टाइम हमारी जो व्यक्तिगत जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसको हम कहीं भी डाइल्यूट ना करें। तो ये पॉसिबल है, ये नहीं कि नहीं पॉसिबल है, सिर्फ बात है कि हम दोनों तरफ से हमको समझने की जरूरत है। एंड आई थिंक ये जो समझ है, स्पेस देने की बात है, अगर हम ये सब चीज कर लें और ये ना सोचें कि हम ही सब जानते हैं, हम ही अनुभवी हैं, तब अगर ये सोच हमारे आ जाएगी, तब हम ये जेनरेशन गैप को मैनेज जरूर कर पाएंगे। सो थैंक यू।